वंदे मातरम दोस्तों, आप डेस्टिनी 144 पे हैं और राज्य व्यवस्था जो हमारा विषय है उसका बेहद खास टॉपिक कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। तो पहले वीडियो में पहली क्लास में हमने देखा कि अनुच्छेद 52, 53 और 54 क्या हैं, और 54 में हमारा जो बात चल रहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पांडिचेरी और दिल्ली की जो विधानसभा है वहाँ के सदस्य। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 55 की, यानी अनुच्छेद 55 की। दोस्तों, अनुच्छेद 55 जो बहुत बड़ा अनुच्छेद है, बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। टोटल इसकी टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को अच्छे से मीनिंग करेंगे कि क्या अर्थ है और क्यों इसका क्या रेफरेंस है यहाँ पे। तो अनुच्छेद 55 ये कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति यानी राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रक्रम है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रम। द प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है वो 55 में है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी गतिविधि रहेगी, कौन सी प्रक्रिया रहेगी, वो अनुच्छेद 55 में है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति जो है भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, कौन से रूप से? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से। देखिए, किसी भी व्यक्ति का चुनाव जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष, जिसमें आम आदमी, हम जैसे लोग खुद वोट देने जाते हैं, यानी खुद व्यक्ति वोट देने जा रहा है, या जो उसको कहेंगे हम प्रत्यक्ष। और हमने किसी व्यक्ति को वोट दिया और वो व्यक्ति जा रहा है, यानी जनप्रतिनिधि वोट देने जा रहे हैं, उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष मतदान होता है, सरपंच का प्रत्यक्ष होता है, एमएलए का प्रत्यक्ष होता है, लोकसभा के जो सदस्य उनका प्रत्यक्ष होता है, और अप्रत्यक्ष में उपसरपंच का अप्रत्यक्ष होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी का क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ये भी आप याद रखें। तो भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है, आप लिख लें। दूसरी बात, कौन सी पद्धति के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान। ठीक है, कौन सा मतदान दोस्तों? गुप्त मतदान, यानी सीक्रेट वोटिंग होती है इसकी। बताता कोई भी जो वोटर वो बताता नहीं कि वो उसने किसको वोट किया। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, ये पद्धति जरूर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आनुपातिक पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, और इसी पद्धति का हर बार चुनाव में हम इस्तेमाल करते हैं। अब किस प्रकार से पद्धति काम करती है, किस प्रकार से सिस्टम काम करता है, इस पर आज हम पूरी बात करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपने बहुत सी बार सिर्फ एक लाइन पढ़ के देखा होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति होती क्या है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो वरीयता के आधार पर भी होता है। और वो वरीयता के आधार पर किस प्रकार से? अगर 4 व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं P, Q, R और S, ये 4 मतदाता हैं जो उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, और चारों ये 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो मतदाता, जो वोटर वोट देने जाएगा, वो इन चारों को ही वोट देगा। आप सबसे पहली बात ये याद रखेंगे, जो वोटर वोट देने जाएगा वो इन चारों को वोट देके आएगा अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कहने का मतलब है वरीयता के आधार पर, कि जैसे कि वरीयता के आधार पर उसने P को पहले स्थान पर रखा, Q को उसने 3rd स्थान पर रखा, अपनी वरीयता में तीसरे नंबर पर रखा, R को उसने 2nd पे रखा, और S को उसने 4th पे रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से वरीयता हम भी बढ़ते हैं। हमारे जो प्रेफरेंस बढ़ते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश को पहले पे रखा, फिर पंजाब को, फिर राजस्थान को, ऐसे प्रेफरेंस बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जो मतदाता होता है वो भी राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट होते हैं उसमें अपनी वरीयता डालते हैं कि मैंने इसको पहले 2nd, 3rd, 4th स्थान पे। तो वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है सबसे पहले। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे याद रखेंगे कि कुल जो मत वैल्यू है, मत जो
मत मूल्य हैं, मत मूल्य, कुल मत मूल्य, मतदान नहीं, मत मूल्य की हम बात करें, कुल जो मत मूल्य है उसका 50% प्लस 1 मत मूल्य लाना होता है, ठीक है। यानी 50% प्लस 1 मत मूल्य अगर कोई व्यक्ति लाता है तो वो विजेता घोषित होगा। ये भी आप याद रखिए। अगर पहले दृष्टि में, पहले ही चरण में अगर कोई व्यक्ति 50% प्लस 1 मत मूल्य प्राप्त नहीं करता है तो फिर चुनाव कौन से चरण में चला जाएगा? दूसरे चरण में चला जाएगा। दूसरे चरण में भी ऐसा नहीं हो रहा है तो तीसरे चरण में चला जाएगा। तीसरे में नहीं हो रहा, चौथे में चला जाएगा। अब एक चरण का सिस्टम क्या होता है और एक कैसे संक्रमण होता है कि यहां से वहां, वहां से यहां, किस प्रकार से दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में, इस चरण के सिस्टम को, इस प्रणाली को कहते हैं हेड सिस्टम। क्या कहते हैं दोस्तों? हेड सिस्टम, ठीक है। ये नाम याद रखें आप, हेड सिस्टम। ए टू जेड चीजें हम आपको बता रहे हैं इनसे जुड़ी हुई। हेड सिस्टम इसको कहा जाता है। इसी हेड सिस्टम से पहले राउंड से सेकंड राउंड, सेकंड राउंड से थर्ड राउंड। क्या अब तक राष्ट्रपति के चुनाव में क्या दूसरे चरण में मतगणना गई है? क्या सेकंड राउंड में अभी तक राष्ट्रपति की जो वोटिंग है ये गई है? बिल्कुल गई हुई। कब गई है? 1969 में। कब गई है दोस्तों? 1969 में, 1969 में जब राष्ट्रपति का चुनाव था। और आपको याद होगा, और आपको हम बताते हैं कि जाकिर हुसैन जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु के बाद में जो दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे मुख्य रूप से, एक का नाम था नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी वर्सेस वीवी गिरी, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने वहां पे कहा कि अंतरात्मा का मतदान है, ये अंतरात्मा का चुनाव है। इसी अंतरात्मा के चलते वीवी गिरी हालांकि ये चुनाव जीते, लेकिन जो मतगणना थी वो कौन से राउंड में गई थी? दूसरे राउंड में गई थी। यानी पहले चरण में वीवी गिरी को 50% प्लस 1 वोट प्राप्त नहीं हुआ था, तो उस प्रकार से अगले चरण में गई। और किस प्रकार से चरण काम करता है ये भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करें कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतदाता कौन कौन है हमने पहली क्लास में देखा है। हमने पहली क्लास में देखा कि मतदाता कौन कौन होते हैं, कौन वोटर होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज और अब देखते हैं कि हमने यहाँ पर मत मूल्य शब्द का इस्तेमाल किया है। अभी हमने जो 2-3 बार बताया आपको, और हमने कहा कि मत मूल्य, ठीक है, वोट वैल्यू जिसको आप कहते हैं, मत मूल्य। ये मत मूल्य क्या होता है? ये मत मूल्य क्या होता है? तो हम आपको बताते हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं, वहाँ के जो MLAs हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो मतदान करने जाते हैं तो उनकी अलग अलग राज्य के हिसाब से उनका मत मूल्य अलग अलग होता है। जैसे कि राजस्थान का अगर कोई विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है तो उसकी मत मूल्य कितना होता है? 129। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना? 129। अब ये मत मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं और इस मत मूल्य की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अगर कोई विधायक उसका जो मत मूल्य है वो है 208, ये भी आप याद रखें। सर्वाधिक कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। अगर सबसे कम की बात की जाएगी तो वो है सिक्किम। सिक्किम में 07 यानी मात्र 7, ठीक है। अब ये मत मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं ये हम आज आपको बताते हैं, इसका सूत्र भी बताते हैं। आज राष्ट्रपति के चुनाव को पूरा डिटेल से हम समझेंगे। तो आपको ये बेसिकली सर्वाधिक कौन से राज्य का मत मूल्य? 208, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का कोई विधायक वोट डालने जाएगा तो उसका मत मूल्य कितना होगा? 208। सिक्किम जो 1974 तक भारत का हिस्सा नहीं था, 1974 में सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ये भी याद रखें। प्रेम सिंह तमांग वहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री। यहाँ के एक मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग, जो सर्वाधिक समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने गौरव प्राप्त किया, ये भी आप याद रखें। गंगटोक सिक्किम की राजधानी। अब देखते हैं कि मत मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं।
और एक विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो उस राज्य की जनसंख्या, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस राज्य की जनसंख्या, यानी राज्य की जनसंख्या लिख सकते हैं यहां पे, अपॉन विधानसभा सीटों की संख्या, अपॉन विधानसभा सीटों की संख्या गुणा 1/1000। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा एक एमएलए का, जो उस राज्य का, किसी भी राज्य का, उसका मत मूल्य निकाल सकते हैं। ये सूत्र आप याद रखें, उस राज्य की जनसंख्या अपॉन विधानसभा सीटों की संख्या गुणा 1/1000। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखें। अब राजस्थान में कितना मत मूल्य है साहब, 129। ये कहाँ से आया, 129 से जो फिगर है कहाँ से आया, तो ये फिगर इस हिसाब से आया, 129 इस हिसाब से आया। और इसमें जनसंख्या कौन से वर्ष की लेंगे, ये आप बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कौन से वर्ष की जनसंख्या लेंगे, 1971 की। कौन से वर्ष की लेंगे, 1971 की। आप यहां पर भी लिख सकते हैं 1971 की जो पॉपुलेशन रही है उस स्टेट की, उसको काउंट, उसको ही बेस ईयर माना जाता है। तो 1971 की जनसंख्या, विधानसभा सीटों की संख्या गुणा 1/1000, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब बात करते हैं 129 राजस्थान के लिए हिसाब से कहां से है, तो राजस्थान की जनसंख्या 1971 में 2,57,00,000 लगभग 35,000 के आसपास थी, यानी लगभग 2,58,00,000 उसकी जनसंख्या थी राजस्थान की। तो उस हिसाब से जो आंकड़े आते हैं वो आते हैं 128.8 के आसपास, और उसी को हम यदि पूर्ण संख्या में लिखें तो 129 उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का एक विधायक वोट डाला जाएगा तो 129, सभी राज्यों के लिए ये सूत्र काम करता है। अब बात ये आती है कि साहब 1971 को ही बेस ईयर क्यों मानते हैं, और कब तक 1971 को बेस ईयर माना जाएगा, कब तक 1971 ही इसमें काम करेगा। तो हम आपको बता दें कि 1971 जो है कि जो जनसंख्या का जो आधार वर्ष जो माना गया है 2026 तक, सन 2026 तक यही जनसंख्या का आधार रहेगा 1971। साहब ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ, तो ये संविधान संशोधन हुआ 84वां संविधान संशोधन 1997 में। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन 1997 में बात डाली गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो आधार वर्ष जो गिना जाएगा वो कौन से वर्ष का रहेगा, 1971 का रहेगा। कब तक रहेगा, 2026 तक रहेगा। कौन सा संविधान संशोधन है, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 1997 में हुआ। और ये सूत्र आपकी आंखों के सामने, राजस्थान का एक विधायक वोट डालने जाएगा, उसका वोट वैल्यू है 129, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की 208, सबसे कम सिक्किम की। अब बात यहां पे एक और चीज की करते हैं दोस्तों कि साहब 1971 को क्यों लेना है, सही बात है, और होना भी चाहिए। जितने दिमाग में जितने भी प्रश्न है वो निकालें, जब तक आपके हमारे जहन में प्रश्न नहीं आएंगे तब तक हमें सीखने को नहीं मिलेगा। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मैं प्रश्न बनाना आ गया, हमने प्रश्न पूछने की कला आ गई, उस दिन हम अपने आप में मास्टर हो जाएंगे, अपने आप में एक महारथी हो जाएंगे। और जीके याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला आज हम आपको बता रहे हैं, चीज़ों को कनेक्टेड करना सीखें। 1971 आते ही आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें आ जानी चाहिए कि 1971 में सब क्या हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तमाम जितने भी सब्जेक्ट है वो माइंड में चलने चाहिए एक साथ, तब जाके पढ़ने का मजा है। तो 1971 की जनसंख्या को आधार वर्ष माना जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, और 1971 की जनसंख्या को इसलिए माना जाता है कि भारत का जो भारत की जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 1971 की जो जनसंख्या जनगणना हुई थी उसमें सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि लगभग एक जैसी थी। 1971 की जो जनगणना हुई उसमें जनसंख्या जो वृद्धि थी वो सभी राज्यों में एक जैसी थी। 1971 के बाद में जनसंख्या वृद्धि में एक असमानता देखी गई। उत्तरी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर, जो राज्य, हिमाचल प्रदेश, जो ऊपरी राज्य हैं, इन राज्यों में या इस क्षेत्र में जनसंख्या गणना जो जनसंख्या वृद्धि वो ज़्यादा तीव्रता से बढ़ी।
और निचले यानी जो दक्षिणी जो राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, इनमें जनसंख्या वृद्धि मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ी इन राज्यों के बजाय। तो एक स्थिरता लाने के लिए सरकार ने 1971 को स्टेब्लिश ईयर माना, बेस ईयर माना। और जनगणना है, जनगणना के बारे में हम आपको बता दें, भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1870-71 में। किसने करवाई? लॉर्ड मेयो ने। किसने करवाई? लॉर्ड मेयो ने। लेकिन ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। व्यवस्थित जनगणना की जब बात की जाएगी तो 1881, 80-81 की जब हम बात करते हैं, और ये करवाई थी लॉर्ड रिपन ने। किसने करवाई थी दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का पिता। आप ये भी याद रखें, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का पिता इसलिए इनको कहते हैं। 1882 में इन्होंने जिला बोर्ड व स्थानीय बोर्ड का गठन किया था, इसीलिए इनको स्थानीय बोर्ड का पिता कहा जाता है। फिर से राष्ट्रपति के इधर आते हैं तो राज्य की जनसंख्या 1971 के बेस ईयर को माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी हमने देखा। और कौन से राज्य का विशेष रूप से हम उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है कि सर्वाधिक मत मूल्य कौन से राज्य का है, तो 208। राजस्थान का भी आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, 129। सबसे कम सिक्किम का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो विधायकों की बात हो गई। अब एक सांसद जब वोट डालने जाएगा तो उसका मत मूल्य कितना होगा? उसका सूत्र है, एक सांसद के मत मूल्य का सूत्र। तो एक सांसद का मत मूल्य का सूत्र है सभी विधायकों का मत मूल्य, सभी विधायकों का मत मूल्य अपॉन 776 गुणा 1/1000। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको डेस्टिनी 144 में मिलेगा दोस्तों। इतना गहरे से हम चल रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे विदेशी साम्राज्य की हिस्ट्री जो या कल्चर हो, चाहे हमारा राज्य व्यवस्था हो, पूरा डिटेल से जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं वो भी हम आपको पूरा बता रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं, शेयर करें, हर एक प्लेटफॉर्म पे अपने डेस्टिनी 144 को आप प्रचार में लाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये पहुँचने का हमें मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो एक सांसद का मत मूल्य, सभी विधायकों का मत मूल्य अपॉन 776 और गुणा में 1/1000। अब सबसे बड़ी बात है 776 कहाँ से आया, इसकी हम बात करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि 233 जो सदस्य हैं जो वोट करेंगे, निर्वाचित सदस्य। किसके? निर्वाचित सदस्य। किसमें? राज्यसभा के। ठीक है, तो राज्यसभा के 233 और 543 हैं लोकसभा के। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो 6, 7 और 7 तो 776 आता है। तो ये 776 कहाँ से आया? 233 तो राज्यसभा के सदस्य और 543 लोकसभा के सदस्य। ठीक है, तो इनका इसमें भाग देते हैं। तो एक सांसद का मत मूल्य कितना आता है मित्रों? 708 आता है। एक सांसद का मत मूल्य कितना आता है? 708। चाहे वो सिक्किम का सांसद हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का सांसद हो, चाहे वो तेलंगाना का सांसद हो, चाहे वो कर्नाटका का सांसद हो, चाहे राजस्थान का सांसद हो, वो वोट डालने जाएगा तो उसका मत मूल्य कितना गिना जाएगा? 708 गिना जाएगा। ठीक है, आप ये बिल्कुल याद रखें। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य हमने समझा, साथ में हमने ये भी देखा कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित और भी चीज़ें हैं। एक हेड सिस्टम जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग राउंड में किस प्रकार से मतदान होता है, किस प्रकार से वोटों का ट्रांसफ़र होता है, ये हम एक दिन स्पेशल क्लास लेंगे कि राष्ट्रपति में के चुनाव में हेड सिस्टम क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम सामने रख रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि है 15,000 रुपये। ठीक है, कितनी है? 15,000 रुपये। जमानत राशि का मतलब होता है कि एक राशि होती है जो हम जमा कराते हैं जब हम चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार जमा करवाता है। अगर मतदान का 1/6 मत, यानी 1/6 मत उसको नहीं मिले हैं, नहीं मिले, मान लें कि नहीं मिले, तो ये जो राशि वो जमा कराता है वो राशि भी वहीं रह जाती है, वो राशि उसको वापस नहीं दी जाएगी। ठीक है,
ये राशि कहाँ जमा होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, RBI में। कहाँ जमा होगी दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके जो गवर्नर है उसका नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। ये भी आप याद रखें। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि है 15,000 रुपये। और अब बात करेंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2 शब्द और आते हैं। एक तो आता है प्रस्तावक, एक आता है अनुमोदक। एक तो आता है प्रस्तावक, एक आता है अनुमोदक। तो कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो प्रस्तावक चाहिए 50 और अनुमोदक भी चाहिए 50। अनुमोदक भी कितने होने चाहिए? 50 और प्रस्तावक भी होने चाहिए 50। प्रस्तावक का मतलब है कि वो प्रपोजल लेके आएंगे कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, हम ये प्रस्ताव लाते हैं। और अनुमोदक उस पर यस करेंगे, वो यानी अनुमोदन करेंगे। ये कौन होते हैं? ये वही व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, मतदान करने वाले। एक प्रस्तावक 2 लोगों का प्रस्तावक, एक व्यक्ति 2 लोगों का प्रस्तावक नहीं हो सकता है, नहीं एक साथ 2 प्रस्तावक या अनुमोदक होता है। एक व्यक्ति एक समय में एक ही प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकता है। ये भी आप साफ तौर पे याद रखें। विधायक या सांसद इसमें प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं, ठीक है। 1997 में से 50 इनकी संख्या कर दी गई थी। पहले 10 संख्या में था, फिर बाद में हर कोई चुनाव लड़ रहा था राष्ट्रपति का। तो अब एक वैल्यूबल व्यक्ति ही चुनाव लड़े, एक जिसको 50-50-100 लोगों का समर्थन हो वो व्यक्ति चुनाव लड़े। तो इसीलिए इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो अनुच्छेद 55 में हमने देखा एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जनता के अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, गुप्त मतदान से भी होता है। गुप्त मतदान का मतलब आप बता नहीं सकते कि आपने किसको वोट किया और आपने किसको वोट नहीं किया। हालांकि सभी को वोट करना पड़ता है वरीयता के आधार पे। जैसे कि 4 लोग खड़े हुए हैं तो ABCD के हिसाब से या PQRS के हिसाब से जो भी व्यक्ति खड़ा है उसको चुनाव में भाग लेते हैं। 2012 की एक घटना हम आपको बताते हैं। जब 2012 में PS संगमा वर्सेस प्रणब मुखर्जी चुनाव में थे मुख्य रूप से, उसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जब वोट डालने गए तो उन्होंने अपना मत बता दिया था लोगों को कि उन्होंने किसको वोट डाला। बाद में उनका मत जो उनका वोट है उसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं कि हमने किसको वोट किया। क्या भारत में सभी चुनाव गुप्त मतदान से होते हैं? बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव गुप्त मतदान से नहीं होता है, बिल्कुल खुले तौर पे होता है। आप बता सकते हैं कि आप, और बताना पड़ता है। जो आपका जो विप अधिकारी होता है आपकी पार्टी का, आपको उसको बाकायदा बताना पड़ता है कि आपने किसको वोट किया है। बाकी किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं होता, ये आप बिल्कुल साफ तौर पर याद रखें। अनुच्छेद 55 हमने पूरा समझा। हेयर सिस्टम जो है वो हम कभी समझेंगे, क्योंकि एक पूरी क्लास लेंगे हम राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार से वोटों का ट्रांसफर होता है और किस प्रकार से एक व्यक्ति का वोट दूसरे को जाता है, दूसरे का तीसरे को जाता है, तीसरे का चौथे को जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे। तो अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का? 5 साल का। साफ तौर पे याद रखें, जिस दिन से किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति की शपथ ली, जैसे कि आज 19 अप्रैल है, आज हमने शपथ ली राष्ट्रपति की, तो 19 अप्रैल 2020 से आगामी 5 सालों तक, शपथ से 5 सालों तक, है ना, ठीक है। शपथ से 5 सालों तक व्यक्ति यानी हम राष्ट्रपति रहेंगे, यानी कोई भी व्यक्ति शपथ लेने के 5 सालों तक वो राष्ट्रपति रहेगा, ये आप याद रखिए। इसीलिए 5 साल का कार्यकाल। क्या पहले राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। और उस कौन सी विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग, ठीक है। कौन सी विधि से हटाया जा सकता है दोस्तों? महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति बीच में राष्ट्रपति का निधन हो जाता है या स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद में भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा।
6 माह के अंदर अंदर चुनाव होना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो 6 माह के भीतर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। तब तक राष्ट्रपति कौन रहेगा? भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहेंगे। उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति रहेंगे। अनुच्छेद 56 में सीधा सा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी पदावधि कितने साल की? 5 साल की। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है। एक चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखें कि महाभियोग, 2 जगह पे महाभियोग शब्द का इस्तेमाल है। 56 में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 61 में 61 में महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। और 61 हम अभी देखेंगे कि 61 में क्या है। तो अनुच्छेद 56 याद रखें, राष्ट्रपति का कार्यकाल पदावधि 5 साल की, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 देख लेते हैं। 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 57 में है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन, ठीक है, यानी री इलेक्शन, राष्ट्रपति का री इलेक्शन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। और पुनर्निर्वाचन की जब हम बात करते हैं तो कितनी बार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसके लिए संविधान क्या है? मौन है। क्या है दोस्तों? संविधान इसके मामले में क्या है? मौन है, यानी लिखा नहीं गया है भारत के संविधान में कितनी बार बन सकता है। मौन यानी कोई भी व्यक्ति कितनी बार बन सकता है। प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार बन सकता है। संविधान इसके मामले में क्या है? मौन है, यानी राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया है कितनी बार बन सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार मैक्सिमम रूप से बन सकते हैं, ये आप याद रखें। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, ये भी आप याद रखें। तो भारत में पुनर्निर्वाचन जब राष्ट्रपति का कौन से अनुच्छेद से? 57 से री इलेक्शन, राष्ट्रपति का री इलेक्शन। और राष्ट्रपति का जो री इलेक्शन है उसमें संविधान क्या है? बिल्कुल मौन है, साइलेंट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया कितनी बार बन सकता है, नहीं बन सकता है। हमारी जो क्लासें हैं 30-30 मिनट की रहेगी, ताकि ज़्यादा लंबी होने पर बोरियत आ जाती है। और हमारे जो जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं, चाहे विजय जी सर के आ रहे हो चाहे हमारे आ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए करें। संपूर्ण भारत में जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया चल रही है उसी के चलते हम क्लास ले रहे हैं, और जितने भी हमारे मिलने वाले हैं इसका फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपने लक्ष्य में इतना डूब जाएं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। डेस्टिनी 144 को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर इसको पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद जय भारत। भारत माता की जय।